कक्षा 7 गणित अध्याय 4 सरल समीकरण प्रश्नावली 4.2 का चौथा सवाल सीखेंगे हम लोग। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 2 और 3 में हम लोगों ने देखा है कि जो समीकरण जब हल कर रहे थे तो उसमें जो है सबसे पहले चरणों को लिखते थे। चरणों को लिखने के बाद फिर हम वही प्रक्रिया अपनाते थे और अंततः समीकरण का हल प्राप्त करते थे। इसमें भी लगभग वैसा ही करना है कि जो इसमें लिखा तो नहीं है चरण के बारे में, लेकिन अब आपको इस प्रश्नावली में प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, ये 10 जो है इस चर p के साथ जो है गुणा किया गया है। तो जाहिर है कि जब से हमको इसको हल करने के लिए इस चर को हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि 10 का गुणा है तो 10 का दोनों तरफ भाग दे देंगे तो जिससे वो कैंसिल हो जाएगा और p बच जाएगा। बस वैसे ही चरण इसमें भी लिखना है, इसमें और जो बाकी सवाल है उसमें भी लिखना है। तो शुरू करते हैं। दोनों पक्षों में हल। अब चरण शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हम सब सीधे हल करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों पक्षों में 10 का, चूंकि ये गुणा है सो भाग देने पर दोनों पक्षों में 10 का भाग दे दिए। 10 का भाग देने पर कैसे बनेगा? ये 10p था और ये 10 का भाग दे दिया। ये तो एक पक्ष हुआ बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये दाहिना पक्ष हुआ राइट हैंड साइड में। दोनों में 10 का भाग दे दिया। ये 10 तो कैंसिल हो जाता है, इधर ये भी 10 के साथ एक शून्य कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब इधर p के साथ 10 बचा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये समीकरण का हल p का मान 10 है। ठीक है, 10p बराबर 100 का मान p बराबर 10 होगा। इधर देखिए कि 10p धन 10 बराबर 100। तो अब इसमें क्या है, सब दो चरण इसमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसमें 10 अतिरिक्त रूप से जुड़ा हुआ है यानी धन में है, तो इसका सबसे पहले ऋण करके हटाएंगे। तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 10 घटाने पर अब दोनों पक्षों में 10 घटाएंगे तो क्या होगा? देखिए 10p धन 10 में से 10 घट गया और इधर 100 में से 10 घट गया। ठीक है ना? जैसे ही घटता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो इधर 10p बचता है। 10p बराबर, और 100 में से 10 गया तो ये 90 बचा। अब फिर अब 10p बिल्कुल यही वाला हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 10 का भाग देंगे क्योंकि इधर गुणा बचा हुआ है। तो अब कर दीजिए, ये दो चरण में हो गया। दोनों पक्षों में 10 का भाग देने पर कुछ समीकरण ऐसे मिलेंगे, एक चरण में ही काम चल जाएगा, कुछ में 2 चरण में, कुछ में 3 चरण। जैसा समीकरण होगा उसी अनुपात में चरण बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि स्टेप। चरण बढ़े तो स्टेप बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर 10p में 10 का आपने भाग देना है और यहाँ पर भी 10 का भाग दे देना है। तो ये तो कैंसिल हो जाता है और इस शून्य से इस शून्य का कैंसिल कर देने पर ये p बराबर 9 बच जाता है। तो ये इसका बी पार्ट होता है। अब आगे वाले क्वेश्चन भी इसी अनुपात में करेंगे हम लोग। सी पार्ट है कि p/4 बराबर 5, यानी p पे 4 का इधर भाग है तो हमको इस 4 को ही हटाना है। भाग है तो क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 4 का गुणा कर देंगे तो ये p/4 में 4 का गुणा इधर भी और 4 का गुणा इधर भी। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना? जैसे धन से ऋण कैंसिल होता है वैसे गुणा से भाग कैंसिल होता है। तो इधर बच गया p और इधर 5 चौके 20। इसका मतलब यही इसका हल है। यहां पर देखेंगे, यहाँ ऋण p है। देखिए बाएं पक्ष में कोई भी चर राशि होगी उसको हमको धनात्मक लेना है, ये बात ध्यान रखना है। मतलब अगर ये ऋण है तो ऋण हमको नहीं चाहिए बाएं तरफ। दाएं तरफ तो कुछ भी चलेगा, लेकिन बाएं तरफ यानी कि चर वाले पक्ष में हमें हमेशा धनात्मक चर चाहिए होता है।
ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर ऋण p है, तो ऋण हटाने के लिए 3 का तो इधर भाग है, तो हम 3 का तो गुणा करेंगे, लेकिन कैसा ऋण चाहिए हमको? ऋण वाला, जिससे ऋण से ऋण कैंसिल हो जाए, यानी ऋण में ऋण का गुणा धन बन जाए। तो हम कहेंगे दोनों पक्षों में अब हम ऋण 3 का करेंगे। ऋण 3 का चूंकि भाग है तो गुणा करेंगे, का गुणा करने पर, ठीक है जी। तो ये ऋण p/3 तो पहले से था, और हमने ऋण 3 का गुणा करना है। चूंकि गुणा के साथ ऋण जो है स्पष्ट नजर आए, तो सीधे ना लिख के ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो 5 में ऋण 3, ऐसा समझ में आई? दोनों तरफ ऋण 3 का गुणा आ गया। देखो जी, ऋण से ऋण कैंसिल हो गया तो धन बन गया, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि ये p धनात्मक हो गया। ये बात समझ में आ रही है? ऋण में ऋण का गुणा धन। अब यहाँ लेकिन ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो धनात्मक ऋणात्मक, धन ऋण का गुणा ऋण, और 5 यानी 15, यानी p का मान आ गया ऋण 15। ठीक है, आगे की पार्ट ई पार्ट है 3p/4 बराबर 6। देखिए यहाँ पर p में 3 का गुणा है, एक चरण तो ये हो जाएगा, और एक चरण ये भाग वाला हो जाएगा। तो सबसे पहले नीचे वाले संख्या को हटाएं, यानी भाग वाली चरण को हटाएं। तो भाग वाले चरण को हटाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? इसका विपरीत गुणा करना पड़ेगा। तो लिखते हैं कि दोनों पक्षों में क्या करेंगे? 4 का गुणा करने पर, तो 3p/4 में 4 का गुणा कर देंगे, तो इधर भी 4 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो इधर बचा 3p, और 6 चौके 24 हो गया इधर। अब दूसरा पक्ष क्या है कि अभी भी 3 बाकी है, तो 3 को हटाने के लिए 3 का भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में अब क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे। दोनों पक्षों में 3 का भाग, दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देंगे। तो 3 में 3 का भाग, और 24 में 3 का भाग, ये कैंसिल हो गया। तो 3 एकम 3, और 3 अट्ठे 24, 8 बार। तो ये आ गया p बराबर 8, यानी इस समीकरण का हल p में 8 मान निकला है। इधर देखिए जरा, इधर 3 का केवल गुणा है s में, तो हमको 3 हटाना है, यानी 3 का भाग देना है। तो शुरू करेंगे कि दोनों पक्षों में क्या करेंगे? 3 का भाग दे दीजिए। 3 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देते हैं। तो 3 का भाग देने पर कैसे गया? 3s/3 बराबर ऋण 9/3। ठीक है, दोनों पक्षों में 3 का भाग दे दिया। अब क्या हुआ? ये कैंसिल हो गया, ये इधर। अब 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 तक करना है, लेकिन ये चिन्ह ऋण का नहीं खत्म होगा। इसका मतलब s का मान ऋण 3 हो जाएगा। ठीक है, जी में है 3s धन 12 बराबर 0। देखिए इसमें 12 जुड़ा है और 0 के बराबर दर्शा रहा है। फिर s का 3 में गुणा है, तो पहले जो जुड़ा हुआ है उसको हटा दीजिए। तो करेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे? 12 घटाने पर, 12 घटा के देखिए क्या होता है। तो ये 3s, ये 12 धनात्मक था, 12 घटाएंगे तो 0 में 12, ये कम हो गया। ठीक है, अब ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो ये बना 3s, और 0 में 12 घट जाएंगे तो
ऋण 12। शून्य में किसी संख्या को घटाएंगे तो वही संख्या रहती है, इसमें कोई उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, एक पक्ष तो एक चरण हुआ, एक स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, इस 3 को हटाना है, तो 3 का गुणा है तो क्या करेंगे, उल्टा भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग दे दिए, तो ये 3s में 3 का भाग दिया, इधर ऋण 12 में भी 3 का भाग दे दिया। ये तो कैंसिल हो गया, और 3 एकम 3, 3 चौके 12 यहाँ पर। तो इसका मतलब s बराबर 4 तो आया, काहे का, ऋण का। ये इसका वैल्यू निकल आया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3s का मान सीधा शून्य रख दिया है, तो अब क्या करेंगे, कुछ भी किया हो लेकिन ये यहाँ पर s के साथ 3 का तो गुणा है, तो हमें तो हटाना ही है, तो हटा दीजिए। हटाने के लिए क्या होता है, 3 का गुणा है तो भाग देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देंगे। 3s में 3 का भाग दे दिया, इधर शून्य में 3 का भाग दे दिया, तो ये तो कैंसिल हो गया। किसी भी संख्या में शून्य का भाग देने पर वो संख्या शून्य हो जाती है, और s तो ये ज्ञात करना ही था, इसका मतलब है s का मान ही शून्य है। ठीक है, तो ये रहा s, h पार्ट। I और j पार्ट लेते हैं। यहां पर है 2q बराबर 6, q में 2 का गुणा है तो पहले 2 को हटाना है, तो चरण लिख देते हैं, यानी कि स्टेप। दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे तो कैसा जाएगा, 2q में 2 का भाग दे दिया, इधर 6 में 2 का भाग दे दिया। ठीक, ये तो 2 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी q जो है यहाँ पर 3 के बराबर आ गया, यानी कि इस समीकरण का हल 3 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 घटा हुआ है, तो 6 घटा है तो पहले इसको जोड़ के बाहर करते हैं। तो दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर, जोड़ना घटाना समझ पा रहे हैं ना, कि जो एक लिया और किसी के हाथ में ये चौक रख दी और दूसरी तरफ से निकाल लिया, तो क्या हो, कुछ बचा नहीं बचा, बस वही हाल रहता है कि ये ऋण है तो उसको दे के खत्म कर देते हैं। तो ये रहा, जैसे ये 2q और ये ऋण 6 में 6 जोड़ दिया, तो ये इधर तो बढ़ जाएगा, लेकिन इधर क्या है, लिया दिया, ये पहले घटा हुआ था, ये वापस ले लिया, खत्म हो गया, है ना। तो इसी तरह ये कैंसिल होता है। तो 2q बराबर, ये चूंकि शून्य में किसी संख्या को जोड़ो या घटाओ तो जो संख्या होती है वही संख्या प्राप्त होती है। अब ये स्टेप इसी तरह का हो गया, है ना, बिल्कुल यही हो गया। अब यही हो गया तो क्या करना है, इसी तरह का लिख देना है कि दोनों पक्षों में पहले 2 को भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दीजिए, क्या होगा, 2q में 2 का भाग, 6 में 2 का भाग, ये कैंसिल, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, और इसका मतलब q बराबर 3। ये इसका हल हो जाता है। अब इसका k और l पार्ट है। 2p में धन 6 जुड़ा हुआ है, तो धन 6 को पहले हटाएंगे, तो हटाने के लिए इसको पहले घटा के बाहर करते हैं। तो दोनों पक्षों में 6
जुड़ा है तो घटाने पर। अब घटा दो तो ये बन गया 2p में से 6 जुड़ा है, ये घटा दिया तो इधर भी घटा दिया। दोनों पक्षों में बराबर बराबर संक्रिया इस्तेमाल कर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस पे फर्क पड़ गया, ये खत्म हो गया। 2p बराबर 0 में से 6 जाने पर ऋण 6 ही रहेगा। अब इसमें से 2 हटाना है तो 2 हटाना है तो 2 का भाग दे दीजिए, तो करिए दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, भाग क्यों दे रहे हैं क्योंकि इसमें 2 का भी गुणा है, तो 2p में से 2 का भाग दे देंगे, इधर ऋण 6 में भी 2 का भाग दे देंगे, ये तो कैंसिल हो गया। सो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यानी कि p का मान आ गया ऋण 3। इधर देख लीजिए, इसमें 6 जुड़ा है लेकिन वो 12 के बराबर है, तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ना, आपको तो इस स्टेप को ध्यान रखना है। 6 जुड़ा है तो 6 पहले घटाइए, तो दोनों पक्षों में 6 घटाने पर क्या होगा देखते हैं। ये जो 6 घटा दिया, ये जी 2q में से धन 6 जुड़ा था, ये 6 घटा दिया, अब 12 में से ये 6 घटा दिया, तो लिया दिया बराबर हो गया, इसका मतलब 2q और 12 में से 6 गया 6, ये अभी 6 बच गया। अब क्या करेंगे, अब इधर 2 का गुणा है तो 2 का भी भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो ये 2q में 2 का भाग दे दिया, तो इधर 6, इधर भी 2 का भाग दे दिया, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और ये बचा 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यानी q का मान आ गया 3। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ।